नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का सेक्शन। ये जो साइंस का सेक्शन है ये काफ़ी दिनों के बाद डिस्कस हो रहा है, तो अच्छे क्वेश्चंस और डिटेल में क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे ताकि आपका आने वाला जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ख़ास तौर पर जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, कंडक्टर, JBT, TGT जो भी एग्ज़ाम्स हैं आने वाले सभी में आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 100 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, उसके अच्छे सोर्सेज के बारे में बात करें, उसके अच्छे जो बेस्ट कंडक्टर हैं उनके बारे में बात करें तो सिल्वर एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम आपसे बैड पूछा जाए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वुड सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आ जाता है। बड़ी ही बेसिक क्लासेस में ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, परंतु और भी जो अगर पेपर डालने वाले को थोड़ा सा लेवल हाई करना है तो वो पूछ सकता है आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके यूनिट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट जो है वो एम्पियर होते हैं। उसी तरह पूछ सकते हैं आपसे कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं। उसके यूनिट ओम होते हैं। ओम, OHM, ओम इस तरह से होता है। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, इस तरह से ओम का सिंबल होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में याद रखें। आगे 101 में बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। तो पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो रिमूव की जा सकती है किस चीज़ को ऐड करके। अगर पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो आप सोडियम कार्बोनेट जो है वो ऐड कर दीजिए। सोडियम कार्बोनेट आप ऐड करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट सही आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट नाम बड़ा ही जाना पहचाना और प्रोमिनेंट नाम है एग्जाम में जब बात होती है इनकी। क्यों क्यों जाना पहचाना है? क्योंकि वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम पूछा जाता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम जो है सोडियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, वो है सोडियम कार्बोनेट। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, पूछ लेता है सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, कि सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में वॉशिंग सोडा दे देंगे, तो वो भी ध्यान रखना, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। और अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पोटाशियम परमैंगनेट का यूज़ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ होता है प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आगे 102 क्वेश्चन देखिए। 102 क्वेश्चन में बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एटसेट्रा इज केमिकली। तो बोलते हैं सामान्यतः घड़ियों आदि में उपयोग किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से है। तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये रासायनिक केमिकली किस तरह से जाना जाता है? अगर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात करें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो केमिकली किस तरह से जाना जाता है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर एक टर्म दी गई है क्वार्ट्ज जो टर्म दी गई है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो मिनरल आप कह लीजिए, ये मिनरल जो है बड़ी अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो क्वार्ट्ज होता है ये बना किससे होता है? क्वार्ट्ज बना होता है सोडियम सिलिकेट से ये बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से बने, इनको ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 103 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं 103 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज आर द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री में बोलते हैं जो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो बरमाणा और जो दूसरी दाड़लाघाट की फैक्ट्री है आजकल उनको लेकर एक डिस्प्यूट चला हुआ है। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना, ये रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइमस्टोन और क्ले का होता है। अभी डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट थोड़ा सा ये भी सामने आ रहा है कि बाहर से जो है रॉ मटेरियल को लेकर ट्रक आ रहे हैं, उनका भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर के ट्रकों को काम दिया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। लाइमस्टोन जो है ना ये एक रॉक है, और कौन सी रॉक का ये एग्जाम्पल है? क्योंकि 3 तरह की रॉक होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक।
तो लाइमस्टोन कौन से टाइप की रॉक में आता है? ये सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक में जो है आता है। कौन सी? सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक में आता है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि सैंडस्टोन जो है ये भी सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स में जो है वो आता है। सेडिमेंट्री टाइप रॉक का ये एग्जाम्पल है। और लाइमस्टोन जो है ना, ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखना। ये सीमेंट इंडस्ट्री में तो यूज़ होता ही होता है, परंतु फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगले में बोलते हैं 1 फैथम इज इक्वल टू। तो 1 फैथम बोलते हैं किसके बराबर होता है? 1 फैथम जो है ये बराबर होता है 6 फीट के बराबर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये जो फैथम है ना, फैथम ये किसका यूनिट है? ये यूनिट है डेप्थ का। डेप्थ यानी कि गहराई को मापने के लिए ये यूज़ होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि डेप्थ का ये यूनिट है और ये 6 फीट के बराबर होता है। और 1 फीट कितने इंच के बराबर होता है? 1 फीट 12 इंच के बराबर जो है वो होता है। कितने? 12 इंच के बराबर ये होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, 12 इंच हो गया, 6 फीट हो गया, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी साइंस के सेक्शन में ही इंक्लूड किया गया है। बेशक बोलते हैं यहाँ पर कि हार्डवेयर इज़ रिलेटेड टू। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ये आप कहाँ पर पढ़ते हैं? ऑब्वियसली आप कहाँ पर पढ़ते हैं? ये आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं। तो 105 का ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी कंप्यूटर जो है इसका सही आंसर है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या आ जाएगा? इसमें सीपीयू आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस, मॉनिटर, जो भी हार्ड चीज़ें हैं ना वो सारी हार्डवेयर में आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर आपके वो चीज़ें होती हैं जिनमें प्रोग्रामिंग की होती है और स्पेसिफिक वर्क आप कर सकते हैं। जैसे कि एक आपका वेब ब्राउज़र हो गया, वेब जिसमें आप ब्राउजिंग करते हैं। वेब ब्राउज़र के अलावा वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगला देखिए 106 क्वेश्चन, यहाँ पर बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन। तो बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसमें घटित होता है? जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। कहाँ पर? बैटरीज में। बैटरी, ऑप्शन सी जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर केमिकल एनर्जी होती है जिसको बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डायनामोज दिया गया है। डायनामो क्या होता है? डायनामो जो है ये होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और भी इस तरह के हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें एक तो आपका माइक्रोफोन आ जाता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ये साउंड वेव को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में। ये ध्यान रखना है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, कैंडल देखिए है ना आपने, कैंडल जिसको मोमबत्ती कहते हैं, वो किसको किस में कन्वर्ट करती है? वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। वहाँ से हीट आती है, ऑब्वियसली लाइट एनर्जी भी वहाँ से आती है, लाइट भी वो प्रोड्यूस करती है। और आपकी जो फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने बहुत बार सुनी होंगी। फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी को लेती है, सूरज से जो किरणें आती हैं, और उसको एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। फोटो सेल आपने सुना होगा, फोटो सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और सितार सुना है ना आपने, सितार बजाते हैं जिसको, सितार किसको किस में कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर जो होता है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो किस में कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और माइक्रोफोन तो मैं बता चुका हूँ आपको कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है या फिर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए जो किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर वही इलेक्ट्रिकल हीटर दिया गया है, किसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, और भी नाम से पता चल रहा है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम इज यूज्ड फॉर। तो बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आपका रिकॉर्डिंग दी चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन ब्रेन एरियाज। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। मस्तिष्क क्षेत्र में विद्युत विभव में बदलाव को ये रिकॉर्ड करता है। आप समझिए कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो होता है ये जो रिकॉर्ड करता है चीज़ों को, जो
इलेक्ट्रिक इनके ब्रेन में जो है वो प्रोड्यूस जो चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। स्पेक्ट्रोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन से जो है वो होती है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एंडोस्कोप आपने सुना होगा, बोलते हैं ना कि एंडोस्कोपी, तो ये बॉडी के इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। और एंडोस्कोप क्या करता है? ये बॉडी के इंटरनल पार्ट को एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको किससे मेज़र किया जाता है? उसको मेज़र किया जाता है ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ओशियन जो समंदर आपके होते हैं उनकी डेप्थ को अगर मेज़र करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? फैथोमीटर। फैथोमीटर जो है वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ बोन इन लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के जो है जो लेग होती है, टांग होती है, उसमें हड्डी नहीं होती। देखो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन है रेडियस जो है उसे आंसर है। रेडियस इज नॉट अ बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ये रेडियस क्या बोन होती है, या फिर हम मैथ में जो रेडियस पढ़ते हैं वो ये रेडियस है? रेडियस ना बोन भी होती है। मैथ में जो रेडियस पढ़ते हैं वो अलग है। ये रेडियस बोन कहाँ पर होती है, कौन से पार्ट में होती है ह्यूमन बॉडी में? तो ये ह्यूमन आर्म में होती है। आर्म यानी कि बाजू में जो है ये होती है रेडियस बोन। और टिबिया हो गया, फीमर हो गया, फिबुला हो गया, ये लेग्स में होती हैं बोन्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी में? तो अप्रॉक्सीमेटली 206 हड्डियाँ जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में होती हैं। और क्या बोन्स की स्टडी भी कोई होती है तो उसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स जो होती है उसको जो है वो कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से नोट रखनी है। अगला है 109 क्वेश्चन, बोलते हैं इंसेक्ट दैट मेक अ क्लिकिंग साउंड आर। तो इंसेक्ट जो क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से इंसेक्ट होते हैं? इंसेक्ट जो क्लिकिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो इंसेक्ट होती हैं आपकी बेटल्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिंदी में इनको भृंग कहेंगे। ये क्लिकिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ से तो मुझे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे नहीं कि जो बन सकते हैं लिंक करके। तो क्लिकिंग साउंड जो है वो बेटल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 110 क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन द लेंस ऑफ आई बिकम फॉगी इट इज़ कॉल्ड। जब आँख का लेंस धूमिल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखो, जब आँख का लेंस धूमिल हो जाता है तो उसे कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोतियाबिंद की बीमारी आपने अक्सर सुनी होगी, और ये बीमारी जो है वो एज के हिसाब से आती है। आपने अक्सर बूढ़ों को बोलते सुना होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। मोतियाबिंद की बीमारी तो ये एज के हिसाब से आती है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी मायोपिया भी एक बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया भी एक बीमारी है। मायोपिया जो है इसमें क्या होता है, इसमें इंसान को जो है वो दूर की वस्तुएं जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देती, और इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, ये जो है कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाएगा। और प्रेस बायोपिया भी जो है ये आँख की ही एक बीमारी है, और इसमें बाईफोकल लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है अगर इसको ठीक करना हो। और ये भी एज फैक्टर के हिसाब से ही जो है वो होता है। एज फैक्टर का ही ये एक रीज़न है, और ये भी एज फैक्टर का है। मायोपिया तो अक्सर आपने यंग एज में भी आजकल सुना होगा, यंग एज में होता है अक्सर। जब हम भी जब लैपटॉप पर काम करते रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें ना देखने को मिलती है। आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है। ये काम थोड़ा इतना आसान होता नहीं है जितना लगता है, क्योंकि बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है ना, दिन भर लैपटॉप पर लगे रहो। और लैपटॉप और फ़ोन के बिना आजकल पढ़ाई भी जो है 50% होती है, किताबों से 50% यहाँ से होगी। तो सारी चीज़ें जो है ना ये फ़र्क करती हैं कहीं ना कहीं प्राइस पर, और ये मायोपिया ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर हाइपरमेट्रोपिया जो है ये भी नज़दीक के जब अक्सर नहीं दिखाई देंगे तब ये रोग कहलाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये तो यंग एज में देखने को मिल जाती हैं। बाकी ओल्ड एज की भी होती हैं बीमारियाँ, समस्याएं।
अगला क्वेश्चन है 111, बोलते हैं विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। तो बोलते हैं दोषपूर्ण जीन्स के कारण कौन सा रोग होता है। डिफेक्टिव जीन्स के कारण कौन सा रोग इनमें से होता है, तो इनमें से जो आपका हेमियोफीलिया है, हेमियोफीलिया जो है ये कॉज होता है ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। रक्त अल्पता ये होती है ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स के कारण। आपको ज्ञात होना चाहिए कि वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे भी मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे जो है वो अप्रैल महीने में मनाया जाता है और 17 अप्रैल को जो है ये डे मनाया जाता है। और यहाँ पर कैंसर दिया गया है ना ऑप्शन में, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी महीने में मनाया जाता है और फरवरी में कब मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। 4 फरवरी को ये मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। 17 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और डायबिटीज़ ऑप्शन में दिया गया है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। और दिसंबर महीने में ही पहली तारीख को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, वो तो आपको पता ही है। और भी अगर हम कुछ जानें तो वर्ल्ड हेल्थ डे इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आसान है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विटामिन सी इज एब्सेंट इन। तो विटामिन सी जो है इनमें से किस में एब्सेंट होती है। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर एब्सेंट पूछा गया है। तो विटामिन सी डेट में एब्सेंट होती है। डेट यानी कि खजूर में विटामिन सी की कमी होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब अगर हम विटामिन की बात करें, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए बी सी डी ई ये सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है ना, इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहाँ से हमें मिलेगी, हमें ये खट्टी चीज़ों से मिल जाएगी। खट्टी चीज़ों में क्या क्या आ जाता है, लेमन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ऑरेंज हो गया, टमाटो हो गया, और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, एप्रिकोट, एप्पल, इनमें भी विटामिन सी होती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग जो है वो होता है, ये भी पता होना चाहिए। विटामिन में विटामिन ए आ जाती है जिसका केमिकल नाम रेटिनल है। विटामिन बी के अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि विटामिन B1 हो गया जिसको थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नायसिन या फिर निकोटिन कहते हैं, निकोटिन एसिड भी कहते हैं। विटामिन B5 को पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और विटामिन डी आ गया, विटामिन सी तो हमने कर लिया। विटामिन डी को जो है वो कैल्सिलिफेरोल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं केमिकली, और विटामिन के को फिलोक्विनन कहते हैं केमिकली। ये सारे विटामिन के मैंने केमिकल नाम आपको बता दिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि बेरी बेरी रोग जो है वो कौन सी विटामिन के कारण जो है वो होता है। ये आप ही कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हमने भी साइंस की बाकी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। इस पेपर में थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पर्याप्त का संधि विच्छेद पूछा गया है। पर्याप्त का संधि विच्छेद होता है परि प्लस आपत। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, परि प्लस आपत इसका संधि विच्छेद होता है। 161 में बोलते हैं बुद्धिमान का स्त्रीलिंग पूछा गया है। बुद्धिमती इसका स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन ए इस तरह से लिखा जाता है, ये भी नोट कीजिए। और यथामति में कौन सा समास होता है, ये 162 में पूछा गया है। अगर हम यथामति में समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास जो है ये इंपॉर्टेंट समास है और ये यथामति में इस्तेमाल होता है। मनोहर में बोलते हैं प्रत्यय है, तो मनोहर में कौन सा प्रत्यय आएगा, मनोहर में हर प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय, हर प्रत्यय। ऑप्शन बी सही आंसर है, हर प्रत्यय यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। और आगे मछली का पर्यायवाची पूछा गया है। तो मछली का पर्यायवाची क्या होता है, इसका पर्यायवाची शकुली होता है। ऑप्शन ए इसका पर्यायवाची सही आंसर है, शकुली इसका पर्यायवाची है। और भी मछली के क्या पर्यायवाची होते हैं कोई, तो मत्स्य के पर्यायवाचियों में मत्स्य आ जाता है, जल जीवन आ जाता है, सफरी आ जाता है, शकुली आ जाता है, मकर आ जाता है, मीन आ जाता है। मीन बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है इसका, शकुली बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्य, जल जीवन, सफरी, ये सारे एग्जाम्पल आप पर्यायवाची इसके ध्यान रखना, मछली के पर्यायवाची।
और टेलीग्राम का आपको पता है, अगर वहाँ पर भी अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी पीडीएफ्स होती हैं, वो सारी वहाँ पर टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।